तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे ऑल थिंग्स रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरियस टॉपिक्स होंगे। सबसे पहला तो है विल देयर बी अ सिविल वॉर इन अमेरिका, एंड ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बता रहा है, रे डालियो बता रहे हैं। इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। इनका बिगेस्ट, ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स जो बताते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा, कैसे पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, फिर उसके बाद अमेरिकन एम्पायर आए, अब नेक्स्ट चाइनीज एम्पायर प्रोबेबली लगता है आएगी, एंड वो कब होता है वो ऑर्डर चेंज, उसके बारे में। एंड ही इज ऑल्सो द ओनर, ही यूज्ड टू बी द ओनर, अब रिटायर हो गए, ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेज फंड। तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। I hate asking this because I don't like throwing around the world war, but could we be close to another world war? We're in wars. Okay, there is a financial money war. There's a technology war. There's geopolitical wars, and there are more military wars. And so we have a civil war of some sort, which is developing in the United States and elsewhere, where there are irreconcilable differences. So how do you see it being settled? Actually, where do you see the U.S. going? Does it get settled? Does it continue? Either we will rise above it and realize that our common good is going to necessitate us dealing with it so that what works for most people is going to work. I think that's a little bit idealistic. I have to be a practical person. And I would say that I think that these conflicts will become tests of power by each side. But will it really test institutions, and will it change America forever, what the U.S. actually stands for? Of course, it's been changed. And in history, we have to recognize that all orders have come to an end, and then there's a new order, and there's a challenge. So I have a principle: if you worry, you don't have to worry, and if you don't worry, you need to worry. तो काफी चीजें इन्होंने बताई, शुरू से चालू करते हैं। इन्होंने बताया कि कितने टाइप के वॉर्स तो ऑलरेडी लड़े जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वॉर, लोग एआई को लेके, ठीक है, उसके बियॉन्ड फिर जो सुपर कंडक्टर चिप्स हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, वो वाली बात। फिर जियोपॉलिटिकली वॉर्स तो इतने हो ही रहे हैं, लैंड ग्रैब हो रहा है, रिसोर्सेज के लिए लड़ी जा रही है। अगर आप गाजा भी देख लो तो वो भी लैंड ग्रैब है, एंड वहाँ पे रिसोर्सेज हैं। जस्ट ऑफ गाजा देयर इज नेचुरल गैस जो इजरायलीज को चाहिए, क्योंकि इजरायलीज के पास इतनी छोटी जमीनें, कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं, तो उनको वो सब चाहिए अपने देश को और कंसोलिडेट करने के लिए, अपने ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को और बढ़ाने के लिए। सिमिलरली अब ये ट्रम्प नाइजीरिया को धमकी दे रहा है। क्यों धमकी दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे देखो, अगर अपने ऑडियंस को अपीज कर रहा है कि भाई क्रिश्चियंस के साथ ऐसे मत करो, तो एक बात है, पर उसके बियॉन्ड अगर आप देखो तो नेचुरल गैस एंड ऑयल वहाँ पे इतना है, वेनेजुएला के साथ, ठीक है। ये सारे टाइप के वॉर्स हो रहे हैं। फिर एक और जो इन्होंने बहुत की बात की कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिविल वॉर हो सकता है। एंड ये देखो, जब आपके पास एक देश हो जिसका डेट इतना ज्यादा, लोन इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा हो, अब वो बता रहे हैं कि 23% ऑफ पीपल, 23%, ऑलमोस्ट एक चौथाई लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, दे डोंट अर्न इनफ। मतलब हमारे तरह बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह की स्थिति नहीं है, बट वो दे डू नॉट अर्न इनफ, ऐसे टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो अब आपका राइजिंग डेट, बिलियनर्स और बनते जा रहे हैं आपके पास, ठीक है, एंड जो एक्चुअल जो कॉमनर लोग हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा हो गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी तो यही था ना। तो अल्टीमेटली, एंड इन्होंने भी, जो इनकी बुक भी है, एंड जो इन्होंने काफी सारा वीडियोस भी बनाए उसके ऊपर, और जो बुक है उसमें यही बताते हैं कि कुछ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी जब एक देश में होती है, पहले तो बहुत प्रॉस्परस चलता है जो अमेरिका की स्थिति थी, फिर उसके बाद लोग और ग्रीडी होते जाते हैं, करप्शन बढ़ता जाता है, एज अ रिजल्ट इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है लोगों में। एंड जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जो गरीब लोग हैं उनको तो लगेगा ही ना, तुम ही सब खा गए। अब जैसे मान लो वेनेजुएला में भी जाएंगे, ठीक है, अगर वहां पे इन्वेड करने की बात हो रही है, होगा कि नहीं हमें नहीं पता, ऑयल रिसोर्सेज लेंगे, या जितने भी इन्होंने वॉर्स करे हैं, रिसोर्सेज किसके हाथ में जाते हैं? रिच कॉर्पोरेशंस के हाथ में जाते हैं। तो ये बात तो बहुत सटीक कर रहे हैं कि, एंड ये सिर्फ अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब तो ये भी हो गई कि ऐसा पर्सनालिटी भी बात कर रहा है कि अमेरिका में सिविल वॉर हो सकता है, बहुत बड़ी चीज है, एंड रीजन उसका इनकम इनइक्वालिटी ही है। Of course, the countries Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. Why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements,
You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. तो भाई साहब, ये हैं यूएस जनरल, एंड ये 2023 का ये इंटरव्यू है जहां पे भी इन्होंने अपनी मीडिया को ब्रीफ किया. क्या बात कर रही हैं ये? एक आर्मी का, इनके जनरल, यूएस मिलिट्री के आर्म्ड फोर्सेस की जनरल बता रही है वहां पे फलाना रिसोर्स है, ये वाला रिसोर्स है, उधर ऑयल है, उधर लिथियम है, उधर फ्रेश वाटर है, विच इज ऑफ द चार्ट्स एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी. तो भाई समझ जाओ कि जो यूएस मिलिट्री है वो कोई डिफेंस का काम नहीं करती. उसका सोल काम ये है कि भाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिसोर्स है, उसको कैसे हथियाना है और अपने देश के कॉरपोरेशंस को देना है काम चलाने के लिए. प्रूफ हो गया जब एक देश की जनरल आके ये सब बता रही है. इतने सारे रिसोर्सेज उन्होंने कितनी बात करी, गोल्ड, ऑयल, कॉपर, फ्रेश वाटर तक पहुंच गए भाई वो. तो ये दूसरे देशों के रिसोर्सेज पे आंख गड़ाए बैठते हैं. कोई भी वॉर हो, थिंक रिसोर्सेज, कि वहां पे क्या है, क्रूड ऑयल है, क्या है. तो वहां पे गड़ा के बैठे हैं कि हमको ये सब हथियाना है. चोर हैं बेसिकली, चोर. जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी ना, जो ट्रूप्स जाते थे, ब्रिटिश ट्रूप्स, और जाके के हथियाते थे लैंड, यही सेम चीजें कर रहे हैं अमेरिकन. एंड ये सब दिखता है आपको, जो हमने बात की इससे पहले, कि वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं, नाइजीरिया में, इराक वॉर क्यों किया. ठीक है, ये सब इराक और सब की तो दो थ्योरी मुझे लगती है. सबसे पहले तो रिसोर्सेज, तो इसमें यूएस का बहुत इंटरेस्ट है. दूसरा, इजराइल को हेल्प करनी है कि वहां पे उसको हेजेमोन बनाना है. इन सब जितने भी लोग हैं वहां पे तहस नहस कर दो, केओस कर दो, सब देशों को फोड़ दो ताकि स्ट्रॉन्गर इजरायली बचे. अब भाई ये नेक्स्ट वाला तो बहुत ही क्लासिक है कि अमेरिका की क्या हालत मिट्टी पलीद हो रखी है. किसी ने भी इतने अच्छे से नहीं बताया होगा. जेम्स ली हैं, इनको जरूर जाके फॉलो करना, बहुत बढ़िया इनसाइट्स देते हैं. This is now the backbone of the American economy, and this is the guy who runs it, and it's not good. OnlyFans is by far the most profitable company in America. The company generates $156 million per employee. Compare that with all these other companies that we think of as powerhouses like NVIDIA, the chip maker, or Alphabet, Google, Walt Disney, Walmart. It's not even close. And so just think about the implications. What happens to society when we have an economy built off of getting normal people to do and consume adult content? Well, first we get mass loneliness, where men are dropping thousands of dollars on OnlyFans to just feel some kind of human connection with women. And on the other side, the girls are getting their soul sucked out of them. This particular creator says that she feels dead inside, doesn't feel any attraction to men anymore. Yeah, men and women don't want to have actual intimacy anymore. Look at the numbers. Only 37% of adults are having sex weekly or more, compared to 55% in 1990. In fact, the lack of social connection is more deadly than smoking 15 cigarettes a day, or drinking, or not working out, being obese, and much, much worse than air pollution. And just to top it all off, the #1 donor of AIPAC is the CEO of OnlyFans. Okay, Leonid Radvinsky, the billionaire owner of OnlyFans, according to internal documents, he and his wife pledged $11 million to AIPAC, the most of anyone listed. I mean, is Iran a bigger threat, or is OnlyFans? That is a great question, Tucker. You guys let me know what you think. This is now the क्या बोला है यार, क्या बोला है. मतलब so much to unpack here. चेरी एकदम आइसिंग ऑन द केक तो ठीक है, एपैक का भी बिगेस्ट डोनर है. तो वही देखो, जितने भी सबसे बड़े झोल लगते हैं दुनिया में, जितने भी सबसे इवल चीजें लग जाती हैं. आई एम नॉट सेइंग पॉर्न इज इवल, बट आई एम सेइंग कि जो ओनली फैंस व्हाट इट्स डूइंग टू पीपल, दैट इज इवल. मतलब जितनी भी सबसे ऐसी बुरी टाइप की चीजें हैं ना, आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई इजराइल का हाथ है उसके अंदर कहीं ना कहीं. और हम बोलते हैं अमेरिकन टेक कंपनी, ये वो एनवीडिया है. कितना प्रॉफिट था? 156, और उनका 3.5.
क्या भाई, मतलब जस्ट गोज टू शो के हालत क्या है। अच्छा, एक तो बात होगी अमेरिकन टेक की जो उसने कवर की, एक इजराइल की हमने बात करी, ठीक है। तीसरा कि सोसाइटी को कहां लाके खड़ा कर रहा है ये सब। पीपल आर लूजिंग इट। नो वंडर लोगों को इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। मतलब जो कंज्यूम कर रहा है और जो पैसे दे रहा है वो ना खुश, ठीक है। जो पैसे, जो कंटेंट बना रहे हैं, जो मॉडल्स हैं उसमें, ठीक है, वो भी ना खुश, वो भी बेचारे डिप्रेस्ड। जबकि वो तो पैसे कमा रही है ना इस चीज से। पर सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? ओनली फैंस। और वो भी, वो लोग भी जय इजराइल कर रहे हैं। मतलब क्या हालत है। आई थिंक द स्ट्राइकिंग पॉइंट फॉर मी वाज कि तुम सारी टेक कंपनीज को भी कंबाइन कर लोगे, बड़ी बड़ी टॉप 10 को भी, 1 to 10 उनको कंबाइन कर लोगे तो भी ओनली फैंस के पास भी नहीं पहुंचती वो। जस्ट लाइक यूएस कंट्रीब्यूशन टू नेटो। You probably know who this guy is. Pete Hegseth, the Secretary of Defense, now the Secretary of War. But he's not really in charge. He's just the TV guy, you know, looks good on camera, gets people riled up, but there's actually someone else who runs the military. And that guy is billionaire Steve Feinberg, the Deputy Secretary of Defense. He is the Pentagon's chief operating officer overseeing the day-to-day operations of the agency. He's also the co-founder of Cerberus Capital, which is a defense-focused private equity firm. And guess what he's doing now? Yep, private equity is getting ready to take over the funding of the U.S. Army. Okay, this is reporting from Semaphore, quote, the U.S. Army has turned to private equity to fund an infrastructure overhaul. Two top White House officials met with Wall Street investors last week, part of a Trump administration effort to enlist the $13 trillion private capital industry into public financing. This is not good because, different than public funding, the only thing that these guys care about is returning money to shareholders. In fact, they have a fiduciary duty to maximize returns. In fact, many people don't know this, but private equity funds are contractually obligated to liquidate within a certain time horizon. And so that means at the end of their investment cycle, they must return money back to the shareholders no matter what. So in this case, their investment is weapons. So the only possible outcome in which their assets go up is, of course, more war. You probably know who this तो भाई ये तो एकदम टॉप ऑफ कर दिया कि भाई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अब नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है, जब आपकी आर्मी ही सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइज हो जाएगी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्मी विल बी प्राइवेटाइज्ड, मतलब दे विल हैव टू यूज मोर वेपन्स, क्योंकि ये लोग बोलेंगे भाई और ज्यादा लड़ाई करो, और ज्यादा वेपन्स बिकवाओ। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भी एक सिंपल फंडामेंटल्स है। जैसे जब सऊदी में ऑयल मिला था, यूएस कंपनीज वर द फर्स्ट वंस टू गो एंड से हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ऑयल ड्रिल करते हैं, ठीक है। ऑयल ड्रिल किया, ठीक है, फायदा किसको हो रहा है? ऑयल कंपनी को। फिर उन्होंने बोला कि यार अब हमारे पास ऑयल फील्ड्स है, कोई भी आके यहाँ पे तोड़फोड़ कर सकता है, एज एन आके एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी मिलिट्री लेके। हमको यहाँ पे सेफ गार्ड करना पड़ेगा, अपने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, मतलब वहाँ पे आर्मी बेसिस वगैरह। उन्होंने कहा ठीक है बनाओ, अब उसको बचा के रखना है। तो ये है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आपके पास अब क्या होता होगा, इराक वगैरह में भी ये जो ऑयल कंपनीज है जाके लॉबी करती होंगी, आप फोड़ फाड़ दो इराक को और हमसे पैसे ले लो वॉर चालू कर रखने के लिए, एंड फिर वहां पे जाके जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको हम दबोच लेंगे, ठीक है, एंड हम उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे। तो फायदा किसका हुआ? आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का हुआ, क्योंकि उनको पैसे मिल रही हैं। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का हुआ, क्योंकि उनको ऑयल फील्ड्स मिल रही हैं। अब इसके ऊपर आप और देखते जाओ कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो वेपन मैन्युफैक्चर करती हो, ऑयल मैन्युफैक्चर करती हो, एंड अब इसमें माइनिंग वगैरह भी सारी कर दो। जो भी कंपनी है अब कहीं भी जाएगी तो कोई भी माइन है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, गोल्ड है, कुछ भी, उसको कौन एक्सट्रैक्ट करेगा? वहां की पर्टिकुलर कंपनीज करेंगी, तो उनको फायदा होगा। तो बेसिकली रिसोर्स ग्रैब है, लैंड ग्रैब है। अब आप इसको और अंदर जाके सोचो कि जो जितनी भी कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज, ऑयल कंपनीज, आपका डिफेंस जो मैन्युफैक्चर करती हैं, इनको कौन ओन करता है? अगर आप जाओगे तो ये पर्टिकुलर फंड्स के नाम आ जाएंगे आपको, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, जेपी मॉर्गन, ये सब जो बड़े बैंक्स हो गए, बड़े फंड्स हो गए, प्राइवेट इक्विटीज जो यहाँ पे बात हो रही है, ये सब लोग ओन करते हैं। तो भाई अल्टीमेटली चला कौन रहे हैं वहां पे? ये कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, जो भी ये पर्टिकुलर फंड्स ओन करते हैं। एंड इनकी आप जाके और अंदर जाके देखोगे तो
कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, मान लो A to Z हो गए कुछ लोग, तो A B में ओन करता है, B C में ओन करता है, आपस में एक दूसरे ने पैसे डाल रखे, एंड दैट इज हाउ दे ट्राई टू कंट्रोल द वर्ल्ड बाय कंट्रोलिंग व्हाट हैपेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे इतने बुरे हाल हैं कि अमेरिका में मेजरली हाउसेस इन फंड्स ने ओन कर रखे हैं। सारा पैसा मतलब गरीबों से ले लेके, गरीबों से, मिडिल क्लास से ले लेके इन फंड्स में जाता जा रहा है। एंड अब इतने बड़े हो गए हैं ये लोग कि इन्होंने एकदम ही आउट ऑफ द पार्क होम रन छक्का सब कुछ मार दिया कि अब जब आर्मी भी ये कंट्रोल करने लगेंगे, वी आर डूम्ड। So, you decide to go to Gaza. And what did you see? It looked almost like a nuclear bomb had been set off in that area. And then you see these people moving back, and I asked the IDF, where are they going? Like, I'm looking around, these are all ruins. And they said, well, they're going back to the areas where their destroyed home was, onto their plot, and they're going to pitch a tent. And it's very sad, because you think to yourself, they really have nowhere else to go. Would you say now, having been there, that it was genocide? No. No. Absolutely not. No. No, there was a war being fought. So, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए वहां पे, ठीक है, सब तहस नहस हो गई, खुद ही बता रहे हैं सब कुछ तहस नहस, सब खत्म, पर जेनोसाइड नहीं हो रही थी। ये क्या बात हुई? और वैसे भी ये तो इजराइल के टट्टू ही हैं ये लोग, ठीक है। एक तो उसका दामाद है ट्रंप का, जो who is already been on camera saying कि वहां पे तो बहुत अच्छी रियल एस्टेट है, गाजा इज अ वेरी गुड रियल एस्टेट, ठीक है। एंड जो दूसरा है वो तो खुद ही रियल एस्टेट का बंदा है, स्टीव विटकॉफ, ही इज एक्चुअली अ बिल्डर। तो मतलब कहाँ सब कुछ तहस नहस, खुद ही कह रहे हैं ये तहस नहस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उधर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया, पर जेनोसाइड नहीं हो रहा। देयर इज अ वॉर बीइंग फॉट। और इजराइल में कितना हो गया इस टाइम पे नुकसान, वो बता दो, इफ देयर वाज अ वॉर बीइंग फॉट। हालत तो भाई दुनिया में, या तो पता नहीं थोड़ा एज में बड़े हो गए हैं हम, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, वी आर लिविंग इन एन इन्फॉर्मेशन एज, या दुनिया में आज के डेट में जितनी नेक्स्ट लेवल तहस नहस हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एटलीस्ट पिछले 20 साल में तो शायद नहीं हुआ होगा। उससे पहले तो हाँ जेनोसाइड चल भी रही थी कहीं कई जगह। मतलब ये अमेरिका कैसे बना है भाई? जेनोसाइड से ही तो बना है। वहाँ पे जिनको जो ओरिजिनल वहाँ पे इंडियन लोग रहते थे, रेड इंडियंस, उनको तो फोड़ ही दिया, हटा ही दिया। कनाडा कैसे बना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे बना है? It could be developed, and you said you wanted to develop it. Do you have plans for that? Not me as an individual. The U.S. I liked it as like Freedom Place. You call it Freedom Place, and we would get all of the people that live there into decent homes throughout the region. If you look, Egypt has a lot of land. Jordan has a lot of land. You know, right next door. A lot of countries have a lot of land. So I had an initial vision that we would get them. Look at Gaza. I mean, you know, there's nothing standing. The whole thing it's all rubble. So it's not too hard to top that. हाँ, वो बोलते बोलते ही रह गया कि मैं ही करूंगा या मेरा दामाद करेगा, क्योंकि तुम्हारा दामाद जाके बोल ही चुका है ये सब। स्टीव विटकॉफ करेगा, वो भी तो बिल्डर ही है। एंड इसने एक तो ये गलत बात कि भाई हम जाके उसको डेवलप करेंगे, कसिनोज वगैरह बनाएंगे, स्ट्रिप क्लब्स बनाएंगे, हमारी मर्जी। दूसरी गलत बात, एथनिक क्लेंजिंग तुमने आके, यूएस प्रेसिडेंट ने आके ही सपोर्ट कर दी कि इनको यहाँ से लेके दूसरी जगह चले जाएंगे। एंड जॉर्डन में कहाँ इतनी ज्यादा जगह है भाई, इतना सा तो देश है। क्या बोलो, मतलब इनका फुल फ्लेजेड प्लान है कि इनको वहां से बाहर निकालो और वहां कैसीनो वगैरह ये सब बनाओ, ठीक है, रियल एस्टेट पूरी हत्या लो उनकी, एंड जो नेचुरल गैस है वो इजराइल को दे दो। I could argue in the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. You have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. And I do believe we're just at the beginning of the tokenization of all assets. When there's somebody who's new in their role, a new prime minister, I will spend time. Generally, what I try to do is spend time before they win. You know, it's just spending time with them and just saying, you know, you have access to whatever information you need. And substituting humans for machines is going to be far easier in those countries that have declining populations.
तो भाई इसने क्या क्या चीज बता दी है। ये है लैरी फिंक, ठीक है, द चेयरमैन ऑफ ब्लैक रॉक, वन ऑफ द यू कुड से एकदम समन हु एपिटमाइजेस डीप स्टेट। कि डीप स्टेट क्या है, सबसे पहले लैरी फिंक का नाम आना चाहिए बिकॉज इज द ओनर ऑफ ब्लैक रॉक। तो भाई अगर ये देखो इसने क्या क्या बोला कि भाई श्रिंकिंग पॉपुलेशन मतलब लोगों को मार दो, ठीक है। फिर इसने बोला कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी मशीन, हाँ वो भी करो, मतलब लोगों को कम करते जाओ, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज उतने ना लगे, मशीन्स बढ़ाते जाओ। फिर इसने बोला टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, बेसिकली कि जो अभी अपन कैश वगैरह ये सब यूज करते हैं, ये सब नहीं, टोकनाइजेशन कर दो ताकि सर्वेलेंस उतनी ज्यादा आसान हो जाए, कौन कहाँ कैसे पैसे खर्च कर रहा है ये सब कुछ हमें पता रहे। मैं प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स के साथ जो प्रायर टू दे आर इलेक्टेड टाइम बहुत स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मैं उनको ब्राइब करता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ यू विल गेट एक्सेस, क्या बोला, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ द डेटा। भाई तुमको जो चाहिए जीतने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा नौकर बन के रहना पड़ेगा, जो हम बोलेंगे वो सब चीज करनी पड़ेगी। हाउ ईवल यार। और एक और चीज जो इसने बात की, फोर्स बिहेवियर्स, मतलब कि भाई आपको वैसा करना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, इनफैक्ट आई थिंक हमको उस पर रिएक्ट करना चाहिए एंड वील डेफिनेटली डू इट। वो बता रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा कि आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ भी गलत चीज की जो आपको नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपके सोशल पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट आपको खाना कम मिलेगा, ठीक है। तो आप इतने ज्यादा कंट्रोल्ड हो जाओगे बाय ऑल ऑफ देम, मतलब आपका जो बैंक में पैसा है, बिकॉज आपके पास कोई हार्ड कैश है नहीं, सब कुछ टोकनाइज्ड है, तो भाई आपके बैंक बैलेंस से खुद ही काट लेंगे पैसे के, तुम्हारे पैसे काट दिए। मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आगे जाके सर्वेलेंस इस लेवल तक हो सकती है कि वो आपकी हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हु नोज के भाई लाइफ इस टाइप की कंट्रोल हो जाएगी, जीना ही कितना मुश्किल हो जाएगा यार दुनिया में। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग वीडियो जिस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए या कोई इंटरेस्टिंग रील, तो हमारी रेडिट कम्युनिटी है, उस पे जाके जरूर पोस्ट करना, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू दैट।